नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। एक दिन तुमसे गाना गवाएंगे, चांद सिफारिश जो करता हमारी। गाना आता है तुमको? नहीं, गाना वो गाना नाचना ये अपना मतलब बिल्कुल कमजोर डिपार्टमेंट वाला है। मजबूत कौन सा है? इसका भी कोई अच्छा जवाब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। चलिए बताइए क्या है रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन इस बार की ये है कि वीकेंड आ रहा है, आपको समय निकाल के, आप तो वीकेंड पे ही देखते हैं ना इसको, तो आपको देखनी चाहिए। 2018 में एक फिल्म आई थी बॉय इरेज्ड, यूएस में बनी थी, और सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर के वहाँ तो फिर भी लोग थोड़ा आगे निकल गए। हिंदुस्तान में अभी बड़ी दिक्कत है कि आपका शरीर आपसे कुछ कहता है और आपका मन आपसे कुछ कहता है। तो यूएस में ये खूब चला एक समय पे, और अभी भी चलता है। वहाँ पे कई स्टेट्स अभी भी इसको लीगल अलाउ करते हैं। वहाँ पे कन्वर्जन थेरेपी होती है कि मान के चलिए मुझे लगे कि मैं एक पुरुष हूँ और मेरे अंदर एक स्त्री है, तो मेरे वो कोट अनकोट डाउट्स दूर करने के लिए वहाँ पे स्कूलिंग कोचिंग होती है, और वो बिल्कुल स्यूडो साइंस है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो उसी यात्रा से निकलने वाले एक राइट्स एक्टिविस्ट की कहानी है, सच्ची घटना पे बनी हुई, अच्छी फिल्म है, देखिए। आप इस फिल्म का जिक्र कर रहे थे, मुझे एक हिलेरी स्वैंक की बड़ी कमाल की फिल्म है बॉयज डोंट क्राई, वो भी इसी के इर्द गिर्द है। जेंडर आइडेंटिटी, बीइंग कंफर्टेबल इन योर स्किन, वो भी आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड फिल्म हिलेरी स्वैंक की। और बस अपनी एक सलाह होती है। क्या पढ़ रहे हो आजकल? अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, अभी आराम है। किस बात का आराम है? आराम मतलब आराम मतलब जैसे बड़ी जो जवानी में क्या आराम करना है भाई? आराम करने के लिए बचपन होता है, भरपेट सोने के लिए, तो और बुढ़ापा होता है। अभी क्या आराम है? तो ऐसे मतलब मैं मेहनत मजदूरी करके फिर घर जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, थक जाता हूँ। तो सैटरडे संडे को भी सोते रहते हो? सैटरडे संडे तो कैसा उदाहरण आप पेश कर रहे हैं हमारे देश के नौजवानों के सामने? अरे नौजवानों के सामने, अब मतलब मैं नहीं कह रहा कोई जवानी काम करने के लिए होती है। हाँ, जवानों 5 दिन बहुत अच्छे से काम करो, 2 दिन छुट्टी जरूर लिया करो। हाँ, छुट्टी जरूर लिया करो, लेकिन उस छुट्टी में भी कुछ रचनात्मक काम किया करो। औंधे होके सोते न रहा करो। मतलब रचनात्मक काम तो वो होता है कि आप अपने शेड्यूल में मतलब आप उस तरह से मास्टरी कर अरे तो सकें कुछ आदमी पढ़ेगा, कुछ पकाओगे, कुछ तिली दही बड़े बन रहे हैं क्या? मकर संक्रांति है आज। आज नहीं, कल। मतलब ये रिकॉर्डिंग की तारीख क्या है? ये 15 भैया आज मकर संक्रांति है। हाँ, आज संक्रांत है, लेकिन कल बनेंगे दही बड़े। ठीक है। अमचूर और सोंठ की चटनी जरूर बनवाना। चटनियों का थोड़ा सा अभाव रहता है तुम लोगों की तरफ, है? अब भैया हमारी रिकमेंडेशन भी सुन लो। एक तो ये हमारे मित्र हैं, कई बार आप लोगों ने नेता नगरी में देखा भी है, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं बिहार में, संतोष सिंह। उनकी ये बड़ी कमाल की किताब आई है, जेपी टू बीजेपी। इसे सेज पब्लिकेशन ने छापा है, वितस्ता सेज सेलेक्ट। 595 रुपये इसकी कीमत है, बट दिस इज़ वर्थ। ये बहुत कमाल की किताब है कास्ट पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जातियों की गोलबंदी, अलग अलग मुद्दों की गोलबंदी, और टाइटल भी बहुत कैची है, जेपी टू बीजेपी, जो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रही है। उसका पहला पन्ना बहुत कैची है। JP's acceptance of Bharatiya Janasangh ended its untouchability and the long-lasting stigma of the RSS being the killer of महात्मा गांधी। मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ। ये जो जनसंघ की अनटचेबिलिटी वाली बात कही जाती है, वो अनटचेबिलिटी 67 में ही जब संवित सरकार बनी थी और लोहिया जी ने कई जगह जनसंघ का साथ लिया था, तभी खत्म हो गई थी। ये एक बहुत रिपीट किया हुआ मिथ है, जो चूंकि शरद यादव जैसों की पॉलिटिक्स को सूट करता है इसलिए कहा जाता है। ये बहुत बार कहा गया है ये चीज की, पर 77 में और बड़ा कोलिजन होता है। ये जरूर कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान समाजवादी नेता, जमात के नेता, संघ के नेता सब साथ रहे तो संवाद बहुत हुआ। हो सकता है वो 67 वाली बात ना, वो इलेक्टोरल मैथ के हिसाब से अनटचेबिलिटी उसकी दूर होती है, लेकिन जिसको कहते हैं एक पार्टी में मर्ज होकर चुनाव लड़ने के लिहाज से आप कह रहे हैं कि 77। हाँ, उस हिसाब से आप कितने एक्सेप्टेबल हो पाते हैं अपने नैरेटिव को लेकर के, जो आप बातें कहते हैं, जिस विचार परंपरा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको कितनी एक्सेप्टेंस लोग मिलती है। जब जेपी जैसा व्यक्ति, जेपी का बड़ा मशहूर बयान है कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। हाँ, तो ये उस तरह के एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, जहां से आप फिर वहां से वाजपेयी तक पहुंचते हैं ना, जब एक गवर्नमेंट बनती है सबको मिला के। बाकी इस किताब को पढ़ेंगे तो इस पे किताब वाला भी करेंगे संतोष सिंह जी को बुला के। संविद वाले टशन में वाजपेयी नहीं बनता।
मतलब संवित जैसे भैया वही कोई गूढ़ logic- बात कह गए हैं? नहीं दोबारा नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ? गूढ़ बात नहीं मैं कह रहा हूँ, वो एक पासिंग ही है, आप आगे बढ़िए। अरे बता तो दो। नहीं। संबित वाली बात से कोई नहीं बनता, मतलब संबित कौन, वो संबित पात्रा? संवित सरकार मैं कह अच्छा रहा हूँ। संबित, हम कहें संबित संबित। पात्रा कहाँ ससुर तुम दो लोग ले आए। दूसरी किताब जो है ये भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, पेंगुइन ने छापी है, 599 रुपए कीमत। द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, वाजपेयी, शक्ति सिन्हा, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे शक्ति सिन्हा। बड़े रोमांचक डिटेल हैं। 96 की सरकार, किस तरीके से फ़ोन करके कोलकाता से एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया जाता है। 98 की सरकार, चिट्ठी नहीं आ रही, फिर जयललिता आ रही हैं, किस तरीके की पूरी वो मैन्यूवरिंग चल रही है, बहुत ही डिटेलिंग है इसमें। सो आई थॉरोली एंजॉयड दिस बुक, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तीसरी किताब है यासिर उस्मान की, साइमन एंड शूस्टर इंडिया। यासिर उस्मान की किताब है गुरदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी, और इसके मैंने कुछ पन्ने उल्टे पलटे हैं। गुरदत्त के आखिरी दिनों की कहानी, बंगला नंबर 48 पालील वगैरह। और चूंकि यासिर की जो पिछली बायोग्राफीज़ आई हैं सिनेमा से जुड़ी हुई, राजेश खन्ना पे, रेखा पे और संजय दत्त पे, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस बुक। चौथी और आखिरी किताब है द लास्ट गर्ल, मेरी कैद और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मेरी लड़ाई की कहानी, नादिया मुराद और जना क्राजेस्की। इसका ये हिंदी एडिशन है, इसे मंजुल ने छापा है, आशुतोष गर्ग का अनुवाद है, 299 रुपये कीमत है। और इस शख्सियत के बारे में बहुत बात कही गई है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। तो अमाल क्लूनी का कोट भी है, वे लोग जो सोचते थे कि क्रूरता के दम पर नादिया की आवाज़ को दबा देंगे, गलत साबित हुए, उनकी हिम्मत नहीं टूटी, उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सका। दरअसल कट्टरपंथ की पड़ताल हमें लगातार करते रहना चाहिए। किसी भी धर्म का कट्टरपंथ हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, या दूसरे धर्मों का कट्टरपंथ हो, इसके हमें अलग अलग रूप दिखते हैं। जैसे आप धीरज नैयर की बुक्स पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें आपको अयोध्या के मूवमेंट के इर्द गिर्द कैसे चीज़ें बिल्ड की गई वो सब दिखेगा। आप इस्लामिक स्टेट या पूरा पढ़िए, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। वो अफ्रीका के देशों में भी दिखता है, जिसमें मज़हब के को ढाल बनाकर अपनी अपनी पॉलिटिक्स साधी जाती है। बोको हरम का आप उदाहरण ले सकते हैं, पूरे आप सेंट्रल एशिया में आईसिस का उदाहरण ले सकते हैं, कि कैसे अलग अलग लोगों ने एक धर्म को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया। कोई उसकी मेडिवल इंटरप्रिटेशन करता है, कोई एंशिएंट, और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है टू गेन, टू कैप्चर पार। इसलिए मुझे लगता है इस तरह की किताबों को लगातार पढ़े जाना चाहिए। और इसी तरह की पड़ताल क्रिश्चियनिटी को लेकर भी होती रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस को लेकर। अभी कल ही हमने एक डिटेल में आयरलैंड की खबर की थी कि कैसे कैथोलिक चर्च के प्रेशर में वहाँ पे जो बेबी केयर होम हुआ करते थे, वहाँ बच्चों को गिनी पिग की तरह यूज़ किया जाता था, दफना दिया जाता था अनजान कब्रों में, लड़कियों के साथ बुरा सलूक होता था। तो इस तरह की लगातार खबरें होती हैं, और मुझे लगता है कि इन सारे लोगों को, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, चाहे अतिवादी संगठन हो, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, इनको ज़मीन इससे मिलती है कि वो धर्म की अपनी एक व्याख्या पेश करते हैं, और ज़्यादातर लोगों को ये मनवाने में कामयाब हो जाते हैं कि तुम प्रताड़ित हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और मुक्ति का राह मेरे पास है। अगर हर आदमी अपने तई अपने अपने धर्म, अध्यात्म या नैतिकता की खोज करे, तो उसके भटकने की आशंका कम रहती है। आज के नेता नगरी में इतना ही। टीवी तो मैं देखता नहीं हूँ, तो उसके बारे में कुछ मैं बता नहीं पाऊँगा। किताबें ही पढ़ रहा हूँ, और कुछ नए नज़ारे भी देख रहा हूँ, उनके बारे में तसल्ली से बताया जाएगा। फ़िलहाल नेता नगरी में इतना ही। शुक्रिया।